चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं। ऑलरेडी क्या है ना, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल दो ठो देखते हैं। क्या है ना, जब किसी बॉडी को शेप एंड साइज को हम बदलते हैं तो उसमें एक एनर्जी आ जाता है। जब हम किसी बॉडी पर बाहर से फोर्स लगाते हैं और उस पर कुछ वर्क करते हैं तो उसमें एनर्जी आ जाता है, एनर्जी स्टोर हो जाता है। इसी एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब लीजिए, कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है तो इस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन उसको ऊपर की तरफ रखा हुआ है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब क्या है ना, दोनों बैलेंस में है, बॉडी अर्थ सरफेस पर है। लेकिन जैसे ही हम बॉडी को ऊपर ले जाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन अर्थ का क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, सिर्फ रहेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो कौन सा फोर्स काम कर रहा है? हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और उसको धीरे 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 किसी हाइट पर ले गए। कहाँ पर ले गए? अब माने हाइट पर ले गए, ऐसे ऐसे उठाते उठाते कहाँ पर ले गए? एच हाइट पर ले गए। किसके द्वारा? बाहरी फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। पहले से कौन सा फोर्स काम कर रहा था? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में पहले से जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट में हमने फोर्स लगाया और इसको डिस्प्लेस किया तो यहाँ पर यह वर्क डन कौन सी में कन्वर्ट हो गया? तो उसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो रहा है? इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऑलरेडी जो फोर्स प्रेजेंट रहता है ना, उसके अगेंस्ट में हमने वर्क किया तो उसका नाम आ जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके बराबर हुआ? तो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाई एक्सटर्नल फोर्स। हमने कितना वर्क किया? फोर्स कितना लगाया? हम बॉडी को ले गए हैं, कैसे? धीरे धीरे ले गए हैं, ए को जीरो रखते हुए ले गए। यानी हमने उतना ही फोर्स लगाया जितना इसका वेट था। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये अप्लाइड फोर्स हो गया, फोर्स एक्सटर्नल लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एच हाइट। तो जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही जा रहा है, तो थीटा कितना हो गया? 0 हो गया। तो वर्क डन बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है? 1। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। एफ की जगह पर लिखूँगा एक्सटर्नल फोर्स mg, एच की जगह पर लिखूँगा, एस की जगह पर यहाँ पर डी लिख देता हूँ, यहाँ पर एच लिखूँगा, कॉस 0 लिखूँगा, यानी हमारा mgh हो गया। अब यह वर्क डन यहाँ कौन सी में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसको पोटेंशियल एनर्जी को फार्मूला होता है, सिंबल होता है, पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं? v कहते हैं। यहाँ कौन सी का फंक्शन है? तो h का फंक्शन है, तो mgh लिख दिया। क्या लिख दिया? mgh। अब क्या है, अब यदि हम निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी करता हूँ, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को डिराइवेटिव निकालता हूँ तो क्या आता है? देखिए, आपको dv/dh, इसका डिराइवेटिव निकालूंगा, उस किसके फंक्शन है? तो h का, तो हमारा क्या आ जाएगा? आपको -mg। इससे आ जाता है आपको फोर्स। जो पहले से यदि आप पोटेंशियल एनर्जी को डिराइवेटिव निकालते हैं तो आपको क्या आ जाएगा? जो एग्जिस्ट फोर्स करता है उसका फॉर्मूला आ जाता है। तो ए एग्जिस्ट फोर्स क्या है? -mg। यहाँ पर निगेटिव साइन क्या शो करता है? निगेटिव साइन बताता है, निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? साइन शोज डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ एग्जिस्ट फोर्स, पहले से एग्जिस्ट फोर्स एज ग्रेविटी, किधर, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। तो आपने देखा जो बॉडी पर हमने जो वर्क किया वो क्या आ गया, उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। और यदि हम उसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो यहाँ ये जो फोर्स है, जो वर्क डन है mgh, वो किसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन है तो h का, तो v फंक्शन ऑफ h mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम डेरिवेटिव निकालते हैं उस फंक्शन में, तो हमका फोर्स आता है, वो फोर्स क्या है, तो एग्जिस्ट फोर्स है। तो एग्जिस्ट फोर्स क्या बता रहा है, नीचे की तरफ। अब देखिए इसमें मैंने जो वर्क किया वो कैसे एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो क्या हो गया, जब बॉडी को हम बाहर से फोर्स हटाएंगे, जब हम वो बाहर से फोर्स हटाएंगे तो क्या करेगा, फिर उतना ही वर्क करेगा, उसमें उतना वर्क जितना हमने बॉडी पर वर्क किया है उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो गया है, वो उतना वर्क करने की क्षमता को प्राप्त कर लिया। तो कितना वर्क करना के पर, अब मान लीजिए जो यहाँ पर आएगा तो कोई को देखते हो ये वेलोसिटी v से गिरता है, जैसे जैसे नीचे आता है वेलोसिटी बढ़ते जाता है, क्योंकि जैसे ही मैंने बाहर से फोर्स हटाया ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के क्या हो गया, अंडर में आ गया, तो फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेटेड होगा, यहाँ से जब गिरेगा तो एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। लेकिन हमने जब ऊपर ले गया था तो एक्सीलरेटेड मोशन से नहीं ले गया था, धीरे धीरे ले गया था ताकि एक्सीलरेशन जीरो हो। अब क्या है ना, जब एक्सीलरेटेड मोशन होगा और वेलोसिटी को बढ़ाते बढ़ाते v को प्राप्त कर लेगा तो कितना इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब मान लो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ mv²। अब देखते हो बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हमको देखना है जो जितना हमने वर्क किया था उतना ही इसमें काइनेटिक एनर्जी आया है क्या। तो अब बाय इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हो ये v² बराबर क्या होता है, u² प्लस 2gh। यहाँ फोर्स के अंडर में नीचे एक्सीलरेट हो रहा है, तो क्या है ना, u तो जीरो है क्योंकि बॉडी ऊपर जाता है तो रुका हुआ था फिर नीचे आया, तो हमारा v² बराबर क्या हो गया, 2gh आ गया। तो v² का वैल्यू, अब काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी ने एक्वायर किया है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv² तो है ही, अब हाफ mv रखा, v के जगह पर क्या रखूँगा, 2gh रखूँगा, तो क्या होगा, 2 कट गया तो mgh आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं जो जितना वर्क डन किया उतना बॉडी ने क्या किया, एनर्जी एक्वायर किया। तो यहाँ पर लिखिए वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन ऑन द बॉडी बराबर क्या हो गया, वर्क डन ऑन द बॉडी बराबर हो गया, ऑन द ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, बराबर स्टोर इन इट एज काइनेटिक एनर्जी। तो इसी को पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है। जब हम बाहर से किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और उस पर वर्क करते हैं तो उसमें वो कौन सी में जमा हो जाता है, एक एनर्जी के रूप में जमा हो गया। तो आपको यहाँ पर देखने को मिला कि बॉडी जब एच हाइट पर गया तो उसमें वर्क किया mgh, और जब नीचे गिरा v वेलोसिटी से तो यहाँ पर आया तो उसमें कितना एनर्जी है, उतना ही mgh काइनेटिक एनर्जी है। तो इस तरह से यही कंसेप्ट है। अब क्या है ना, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल दिया गया है। अब क्या है ना, व्यवहार में कुछ एग्जांपल देख लीजिए, कुछ एग्जांपल ले लीजिए और आगे की बात। क्या है ना, जब हम कैटापुल्ट है, धनुष को है, धनुष की रस्सी को खींचते हैं, उस पर एरो को डाल देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी शेप चेंज होता है और उसमें एनर्जी आ जाता है। कैटापुल्ट है गुलेल, तो उसमें क्या है ना, ये देख लीजिए क्या है ना, ये सब बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिलेगा। अर्थ हमारा क्या है, अर्थ का प्लेट जो है ना वो एक दूसरे पर इस तरह से लोकेटेड होता है कि उसके लगता है जो उसके अंदर स्प्रिंग रखा हुआ है। अर्थ का प्लेट ऐसे है, एक प्लेट ऐसे है, और ये दो फॉल्ट लाइन जहाँ मिलता है ना, दो लाइन मिलता है दो प्लेट का, उसको फॉल्ट लाइन बोलते हैं। अब क्या है ना, यहाँ पर स्प्रिंग की तरह एडजस्ट रहता है
अब क्या है, डिसलोकेशन जब होता है प्लेट का तो इलेक्ट्रिक इसमें जो कंजर्व रहता है, स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर रहता है एज ए इलास्टिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और प्लेट को मूव कराने लगता है, जिससे अर्थक्वेक होता है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है उसको, इसको कहेंगे जब शेप चेंज होने के चलते जो एनर्जी आता है उसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और पोजीशन चेंज करने के चलते आया जहाँ पर अर्थ वाला दिखे उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या है, कुछ और चीज़ सीखते हैं ये यह किसके लिए संभव है। इस तरह से कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या सभी फोर्सेस के लिए संभव है। तो फोर्सेस का दो कैटेगरी हम यहाँ पर सीखेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अभी हम जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है। कैसे, तो इसमें दो तीन कंडीशंस आपको फॉलो करना चाहिए। आपने देखा ये V बराबर क्या होता है, आपने देखा Fx और यहाँ पर डेल्टा x, ये आपको V बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, वर्क डन होता है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा, dV/dx, सॉरी हमको यहाँ पर मिला है, सॉरी यहाँ पर क्या है, आपको देखे थे यहाँ पर dV बराबर क्या होता है, F बराबर क्या है, आप देखोगे dV/dx ये है। अब F बराबर F इंटू dx, यहाँ F क्या चीज़ का फंक्शन है, x का फंक्शन है, x का फंक्शन लिख देता हूँ, तो यहाँ माइनस dV। अब क्या है ना, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा वर्क, छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल, ये क्या है, dV क्या है, dV क्या है, चेंज इन P बराबर वर्क डन। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, Fx dx माइनस dV, तो इंटीग्रेट करूँगा तो टोटल वर्क डन आएगा। इसमें कहाँ होगा, पोजीशन चेंज होगा, xi से xf फाइनल पोजीशन। इसमें क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल से फाइनल पोटेंशियल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, Fx dx xi xf, और ये क्या हुआ, Vf माइनस Vi, ये हुआ। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो Vi माइनस Vf। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो वर्क डन है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, वो किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, न कि पाथ टेकन, तो इस तरह से जो स्टोर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है। यहाँ पर क्या है ना, दिस शोज द पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड है, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, therefore this is कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। जो पहले से फोर्स जो प्रेजेंट था, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। अब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है। अब कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए दो तीन बातों को ध्यान दे रखना है। जहाँ पर ये फार्मूला वैलिड है, इसको अब हम थोड़ा सीख लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का क्या वैल्यू है, कंजर्वेटिव फोर्स कब कहेंगे, यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या है ना, यदि आपको डेल्टा V बराबर क्या आता है, Fx dx को फॉलो करता है, इस वैल्यू को फॉलो करता है, तो हम क्या कहेंगे, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये क्या है, dx, ये क्या करता है, जब इस तरह का कंडीशन हो तो कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, इट्स
क्या, हाँ यहाँ वर्क डन ना, यहाँ एनर्जी या वर्क डन। हियर व्हेन पोटेंशियल एनर्जी, हियर पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करता हो, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन, देन फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो जिस फोर्स में वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस पर, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। और क्या है ना, जब वर्क डन फॉर क्लोज पाथ, अब हमने देखा, ये आपको दिखाए थे जो VF, तीसरा पॉइंट देखिए, VI बराबर VF बराबर क्या था, FX dx, यहाँ XI, यहाँ XF। यदि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कब होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कब होगा, जब हमारा ये किस पर डिपेंड करेगा, आपको पाथ टेकन, यदि प्राकृतिक रास्ते से ले गए हैं किसी बॉडी को, वहाँ पर डिपेंड करेगा, बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। तो उस हालत में जो वर्क डन होगा, जिस वर्क डन में फोर्स के बॉडी जब एक जगह से दूसरे, जिस फोर्स से जो वर्क हुआ, किसी फोर्स से जब वर्क होता है, वह फोर्स बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है या उसके द्वारा तय की गई दूरी, उसके द्वारा पाथ ट्रेवल के नेचर पर डिपेंड करता है कि किस पाथ से गया, उसके सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो उसको कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब क्या है ना, अब इसमें एक ठो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसी का एक पार्ट है, उसको सीख लेते हैं। अब तो हम लोग NCERT की लिखी हुई बातों को समझते हैं। यहाँ पर आपको दो चीज़ मिला, क्या मिला, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या जानते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर आप जानते हो। अब है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये वाला टॉपिक्स को हटाता हूँ और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल भी बोलते हैं लोग, मैकेनिकल एनर्जी। अब क्या है, आपको मिला है, आपको क्या मिला है, डेल्टा के बराबर मिला है Fx डेल्टा x। आपको क्या मिला है, डेल्टा V माइनस में, ये भी मिला है Fx डेल्टा x। अब हम दो चीज़ पढ़े हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़े हैं जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन, यहाँ पर पढ़े हैं जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन। तो दोनों को जोड़ते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हुआ, ये 2 हुआ। अब क्या है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, डेल्टा के बराबर माइनस डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप यहाँ देख रहे हो। अब क्या है ना, डेल्टा के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू 0। माने काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हुआ, 0 हो गया। तो यदि डेल्टा लेते हैं, डेल्टा क्या डिराइवेटिव हुआ। अब क्या है ना, डेरिवेटिव माने यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं के को और V को तो 0 आता है, यानी ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। ये बताता है जो k प्लस V इक्वल टू कांस्टेंट बताया, क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या है, 0 है, यानी इस दोनों का चेंज 0 है, यानी दोनों चेंज होने वाला नहीं है, यानी कांस्टेंट टर्म है। तो अभी यहाँ पर आपने देखा जो टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन K एंड V
इंडिविजुअली क्या होगा, इंडिविजुअली नॉट कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा केवल भी, लेकिन दोनों का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब क्या है, तो आपने देखा यहाँ पर, अब क्या है ना, बहुत सारे किताबों में सब इसको दिखाया गया कि एग्जाम्पल के द्वारा, जब कोई बॉडी किसी हाइट से फॉल होता है, जब कोई बॉडी किसी हाइट से फॉल होता है तो उसमें एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो उसको देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लेते हैं कोई बॉडी गिरा, कोई बॉडी किसी हाइट से गिर रहा है, यहाँ पर ए पोजीशन है, यहाँ पर बी पोजीशन है, यहाँ पर सी पोजीशन है, 3 पोजीशन पर बॉडी आया गिरते 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 गिरते। इसको मान लिए V1, V2, V3। अब क्या है ना, अब यहाँ पर जहाँ पर हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो 1 डायमेंशनल के लिए ही हमारा सिलेबस है, 2-3 डायमेंशनल के लिए क्लास आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसलिए हम सारा चीज़ 1 डायमेंशनल पर ही अपना फोकस किए हुए हैं। अब क्या है ना, यहाँ पर देखोगे ये एनर्जी क्या हो जाएगा, हर जगह कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर क्या है, कितना हाइट पर है, ये बड़ा कैपिटल हाइट पर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, भी ए पोजीशन पर, भी ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mgh हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, तो 0 हो गया। टोटल क्या हो गया, mgh हो गया। बी पर देखिए, ये इसको बी माने है ना, बी पर जब कितना हाइट ऊपर है, h हाइट ऊपर है, तो h हाइट ऊपर है, यहाँ से h आया, सॉरी ठीक है रहने दीजिए। अब क्या है ना, यहाँ पर इसकी Vb कितना है, mgh है, और इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv² हो गया। अब क्या है ना, ज़मीन से कितना ऊपर है, v² बराबर क्या लिखेंगे, v² बराबर लिखे v2² बराबर लिखेंगे आपको u² माइनस 2gh ना। तो ऊपर से कितना आया है, ऊपर से ये कितना आया है, तो पूरा h माइनस h, ये v2 निकालेंगे ना तो ऊपर से कितना आया है, तो 2gh माइनस h, तो क्या होगा, ये 0 है, यूज क्या है 0 है, तो हमारा आ जाएगा 2gh माइनस h। यहाँ स्क्वायर नहीं, रूट नहीं रहता, ये रूट नहीं रहता, इधर स्क्वायर रहता, तो ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे 2gh माइनस h। अब यहाँ पर टोटल वर्क डन निकालेंगे, Vb पर टोटल वर्क डन, टोटल एनर्जी लिखते हैं एट B, तो क्या लिखूँगा, mgh तो लिखूँगा ही, हाफ m लिखूँगा ही, अब v2² के जगह पर लिखूँगा 2gh माइनस h, तो 2 कट गया। आप देखोगे यहाँ पर भी mgh आया, यहाँ पर mgh आया, अब माइनस mgh आया, ए ठीक है, तो कट गया, तो यहाँ पर भी mgh आया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर C पर भी 3C पर भी लास्ट में जब टच करने वाला है वहाँ पर भी वही होगा। अब VC पर भी निकालो तो काइनेटिक टोटल एनर्जी कहाँ पर, टोटल एनर्जी एट C पर निकालोगे तो हाफ mv² करोगे, कितना हाइट ऊपर से आया है, तो हाफ mv आया है, v3² बराबर क्या होगा 2gh, क्या कि v3² बराबर होगा, u तो 0 है 2gh, क्या कि यहाँ पर प्लस u क्या है, u 0 है, तो u को हटा दिया तो इतना ही हो गया। तो देखते हैं ये टोटल बॉडी का जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है, वो एनर्जी में कोई कमी नहीं आती है। मैकेनिकल एनर्जी में हर पॉइंट पर जब हमारा फोर्स कौन सा एग्जिस्ट करे, तो आपको कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर कोई बॉडी कोई के अगेंस्ट में कोई वर्क करता है तो उस पर टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब चलिए एक दो छोटा छोटा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब क्या है ना, एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन से कोई बॉडी गिरता है
तो क्या उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर डिपेंड करता है इसका वैल्यू। अब क्या है ना, कोई बॉडी है ए है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, यहाँ थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखा, यहाँ हाइट भी एच रखा, ठीक है। अब ये बॉडी गिर रहा है तो कितना वर्क किया, किसके अगेंस्ट में गिर रहा है, ये सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस, कितना वर्क किया। एक और बॉडी है जो थोड़ा सा एंगल ज़्यादा है, यहाँ पर थीटा कितना है 45 डिग्री है, ये भी हाइट एच है, तो कितना वर्क किया। तो चलिए बॉडी यहाँ से यहाँ तक, इस बॉडी पर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, तो mg नीचे की तरफ, और ये थीटा बना रहा है यहाँ, तो यहाँ भी थीटा होता है, तो mg cos थीटा n हो गया। इसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, ये थीटा होता है तो यहाँ भी थीटा होता है, यहाँ भी थीटा होता है, तो mg sin थीटा। तो वर्क होगा mg से, बॉडी ना तो नीचे आएगा ना बॉडी ऊपर जाएगा, बॉडी इसके अंदर में आएगा, इंक्लाइन प्लेन की तरफ आएगा mg sin थीटा की तरफ। तो इस कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ए बी सी। तो हमको इसमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है ए सी, इसमें भी इसमें भी ए सी। तो पहले डिस्टेंस निकाल लें, ए सी बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर ले लूँगा sin 30, sin 30 बराबर क्या होगा, एच पी बटा एच, तो पी है एच है ए सी, तो हमको ए सी निकालना है ना, ए सी बराबर इधर आएगा एच बटा sin 30, यानी h बाई 1/√2, ए सी क्या हो गया 2h हो गया। तो वर्क कितना किया पहला कंडीशन में, W बराबर mg फोर्स लगेगा mg sin 30, और डिस्प्लेसमेंट कितना, ए सी से ए आएगा 2h आएगा, तो कितना वर्क किया देखते हैं, mg sin 30 का वैल्यू 1/2, 2h कट गया, 2 न कटा, 2 कटा, यहाँ भी mgh आया। यहाँ पर देखते हैं जो फोर्स इस इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी आ रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो कितना वर्क डन किया। तो यहाँ पर करेंगे, पहले इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर हो गया एच बटा sin 45, तो ए सी बराबर हो गया एच 1/√2, तो √2 ऊपर लेकर चला गया। तो कौन सा फोर्स काम किया है, फोर्स काम किया, वर्क डन बराबर एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो mg sin थीटा फोर्स mg sin 45, और डिस्टेंस कितना हुआ ए सी, तो h√2, अब mg यहाँ 1/√2, यहाँ h√2, √2 कट गया, यहाँ भी mgh है। तो हम देखते हैं कि जब कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन से नीचे उतरता है तो उसकी वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, टोटल हाइट पर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर डिपेंड नहीं करती, कितना ऊपर है कितना नीचे आया। तो इस तरह से जो जिस फोर्स के द्वारा काम होता है उसको कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। इस फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो जाता है, और वह जब फोर्स को हटाते हैं बाहर वाला फोर्स को, तो वह वर्क करता है जितना हमने बॉडी पर वर्क किया, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी को जाना, ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है, उसको टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। एक बात और जान लीजिए, ये टोटल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, रहता है, एक ग्राफ के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको याद रखिएगा तो आपको कुछ फ़ायदा आगे मिलेगा। क्या है ना, ये है, अब एक ग्राफ बनाता हूँ, ये है काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का, और एक बनाता हूँ ऐसे, इससे क्या आपको निष्कर्ष निकलता है। एक को मान लो ये क्या है, ये हाइट है, ठीक है। तो जब किसी बॉडी को हाइट बढ़ाते हैं
तो हाइट बढ़ता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाती है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाइट उसकी काइनेटिक एनर्जी घटते जाती है। अब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा रोकेंगे हम। चलिए यहाँ पर एक एनर्जी का एक सिस्टम बनाए हैं। देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 लेवल पे है तो काइनेटिक एनर्जी हमारा मैक्सिमम है। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। और ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, 0 हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऊपर में जा रहा है, ऊपर में बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ से बॉडी क्या पोटेंशियल एनर्जी घटते नीचे आ रहा है। ये मैक्सिमम एनर्जी पर गया तो ये बॉडी का काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से टोटल सम ऑफ एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब हमने जितना पढ़ा ये कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क होता है वो बॉडी की पोजीशन पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, न कि पाथ टेकन पर। अब चलिए 2-4 को एग्जाम्पल बनाते हैं और इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और बढ़िया से समझ जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक 145 ग्राम बेसबॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए ट्री 22 मीटर अबव द ग्राउंड। हाइट कितना है, एच है इतना। विथ व्हाट स्पीड वुड इट हिट द ग्राउंड, किस स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगा, मैंने ग्राउंड के पर आने के जस्ट टच करने के पहले उसका स्पीड क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब क्या है ना, आगे की चीज़ हम लोग देखते हैं। और क्या दिया हुआ है, जब यह रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, 0 है, इग्नोर कर दिया गया। तो आप देखो जो बॉडी यहाँ पर है कितना नीचे आ रहा है, तो 22 मीटर नीचे आ रहा है। छोटे हाइट के लिए जी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब क्या है ना, इसमें कितना एनर्जी है, mgh। mgh किसके बराबर होगा, हाफ mv² के बराबर होगा। जिसमें इतना एनर्जी होगा नीचे गिरेगा तो उस काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा। तो चलिए mm को काट दिया। अब क्या है ना, v² बराबर क्या आएगा, 2gh। तो हमको v पूछ रहा है तो 2gh निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 2g का वैल्यू 9.8, h का वैल्यू क्या लेंगे, 22 मीटर। अब क्या फ़ायदा हो रहा है, देखते हैं। ये 196 हो गया, ये इसको डेसिमल को बटा 10 किया ना तो इसको 2.2 कर सकता हूँ। अब क्या है ना, ये हो गया 14, ये 2.2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये देखता हूँ। 2.2 ये 1 1 जा 1 लिखूँगा, 1 2 यहाँ पर 0 आएगा, 1 1 2 डेसिमल। अब क्या लिखूँगा, 4 बैठाता हूँ तो 4, 96 हो गया। फिर कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, अरे 1.4 ही रख देता हूँ। तो 1.4 रखूँगा, कुछ आएगा इधर 9, ठीक है। तो 14 में 1.5 से इंटू किया तो क्या हो गया, 21 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको बना सकते हो बहुत आसानी से। अब चलो, जब कोई बॉडी ऊपर है तो उसमें नीचे से ऊपर ले गया तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऊपर में टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे जस्ट ज़मीन के पास आया तो टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दोनों बराबर होगा बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और इस तरह से v का वैल्यू निकाल लिया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा न्यूमेरिकल हम देखते हैं। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन इफ इट इज एबल टू राइज ए वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। कह रहा है एक सिंपल पेंडुलम क्या होता है, अपने मीन पोजीशन से कितनी हाइट तक पहुंच जाता है। ऐसे ऐसे कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा हाइट दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए कितना हाइट तक पहुंच रहा है। एच हाइट कितना दिया हुआ है, एबल टू राइज ए वर्टिकल हाइट 10 मीटर, ये 10 मीटर है। तो यहाँ पर उसकी एनर्जी क्या होगा, mgh। यहाँ जब नज़दीक लोएस्ट पॉइंट पर आएगा तो उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। लेकिन दोनों एनर्जी तो बराबर ही रहेगा ना,
क्या कि यहाँ पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी तो इक्वल होगा। तो यहाँ पर टोटल जितना एनर्जी है और यहाँ पर जितना एनर्जी है, तो यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन दोनों एनर्जी क्या है, बराबर होगा, क्योंकि टोटल सम ऑफ एनर्जी हमेशा बराबर रहता है। तो चलिए आप दिखाता हूँ ऊपर वाला mgh, वहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो एनर्जी तो बराबर ही रहेगा ना। तो हाफ mv²। अब क्या mm को काट दिया, हमको क्या चाहिए, v² चाहिए, तो 2gh हो गया। 2g का वैल्यू क्या लें, 10 लें कि 10 है, g का वैल्यू यहाँ पर h 10 है, g का वैल्यू 9.8 लिया, तो क्या आएगा आपको v² बराबर आ जाएगा ये 196 आ गया। तो v बराबर क्या होगा, √196 यानी 14 मीटर पर सेकेंड। एक बहुत आसानी से आप बनाया गया। तो अब कोई बॉडी ऊपर उठता है ना, तो जहाँ मैक्सिमम हाइट पर होता है तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रखता है, और जब लोएस्ट पॉइंट पर आया तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रखता है। ये दोनों को बराबर कर दीजिएगा, आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा, जस्ट तुरंत बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन एक लेते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा नंबर। ए कार ऑफ मास 1.2 × 10⁻³ kg moves of 300 meter of a road which is inclined to the horizontal at an angle sin theta = 1/12. How much potential energy of the car increase? अब पोटेंशियल एनर्जी कार ऑफ इंक्रीज बराबर वर्क डन होगा यहाँ पर। अब क्या है ना, अब इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है, बढ़िया से पढ़ते हैं। रोड है, अब ये रोड पर ऐसे कार जा रही है, कार जा रही है, जो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 1/12 है। अब क्या है ना, जो कितना, एक कार ऑफ मास इतना केजी मूव्स 300 मीटर ऑफ, मूव्स और 300 मीटर ऑफ ए रोड विच इज इंक्लाइन टू द हॉरिजेंटल। वो 300 मीटर ऊपर गई। अब 300 मीटर ऊपर फिर से पढ़ लेते हैं। कार ऑफ मास 1.2 × 10⁻³ kg मूव्स 300 मीटर ऑफ, 300 मीटर ऑफ जाती है ए रोड विच इज इंक्लाइन टू द हॉरिजेंटल एट एन एंगल ऑफ साइन थीटा इतना। तो हाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार इंक्रीज। अब इसको बनाते हैं जस्ट, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए कार ऑफ मास 1.2 × 10⁻³ kg मूव्स 300 मीटर ऑफ ए रोड विच इज इंक्लाइन टू द हॉरिजेंटल। देखो ये रोड है, हॉरिजेंटल से कितना इंक्लाइन है, यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू 1/12 है। साइन थीटा का वैल्यू क्वेश्चन को फिर से देख लेता हूँ, साइन थीटा 1/12 है, ठीक है। अब क्या है ना, कितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ, मैंने जितना वर्क डन काम किया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूर गया, 300 मीटर। तो हाइट कितना गया, h, तो हमको हाइट निकालना पड़ेगा पहले। तो चलिए साइन थीटा लिखता हूँ, साइन थीटा का वैल्यू 1/12 है, और यहाँ पर यदि p/h लिखूँगा तो p आएगा h, और ये p आएगा यहाँ पर h हाइट, और h आएगा ये 300 मीटर। तो आपको h बराबर क्या होगा, क्रॉस 12, h बराबर 300। तो h बराबर क्या हुआ, 300/12। तो 12 दूना 24, और यहाँ पर 6 0 12 25 25 मीटर ऊपर गया। अब क्या ना, कितना वर्क एनर्जी इंक्रीज हुआ, यानी जितना पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करेगा, तो उस क्या निकलना है, हाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज क्या इतना करेगा, जितना हाइट वर्क डन करेगा ऊपर जाने में। तो mgh, m कितना है 1.2 10⁻³ g का वैल्यू 9.8 लीजिए, h का वैल्यू 25 लीजिए। तो क्या आएगा आपको, ए डेसिमल मैं नीचे में 100 कर दिया। तो क्या होगा, ये 5 से काटिए तो 5 × 5 = 25, 5 दूना 2, ये 6 हो गया। क्या हो गया अब, 6 5 30, 30 में 9.8 से गुना करता हूँ और 10 का 0.3 रखता हूँ, इतना जूल हो जाएगा। अब इसको फिर से देखता हूँ, 30
ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर गुना करूँगा, 8 तिहाई 24, 9 27 और 2 क्या होगा, 8 तिहाई 24 के 4